अपना आवाज म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, ताकि म्यूट करेंगे तो क्या है, हम लोगों को भी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने चैप्टर 1 पूरा फिनिश किया। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, बहुत सारे वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या है वो उसके बारे में पूरा डेप्थ में गए। सी स्विफ्ट 3.1 क्या है, 3.2 क्या है, तो कि सी स्विफ्ट जो आप करेंगे तो आपको गल्फ जो कंट्री है उसमें एंट्री मिलेगा आपको जॉब करने के लिए। वैसे तो एंट्री वैसे भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप सी स्विफ्ट 3.1 है तो आपका अच्छा सैलरी भी मिल सकता है। और इंडिया में भी बहुत सारी अभी कंपनियां ऐसी हो गई है कि आपको सी स्विफ्ट अभी कंपलसरी मोस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, उसकी वजह से कर दिया गया है मोस्ट कंपनी में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100%। पहले क्या था, एनडीटी लेवल 2 सब लोग करते थे, तो मास प्रोडक्शन हो गया। अभी बहुत सारे लोग एनडीटी लेवल 2 होते हैं। एनडीटी लेवल 2 होते हैं तभी आप क्वालिटी इंस्पेक्शन में आपको एंट्री मिलती थी। अभी ऐसा, अभी थोड़ा गलत, अलग थोड़ा ट्रेंड हो गया है। अभी सी स्विफ्ट आपको होगा तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा आपको चांसेस बढ़ जाता है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है बाकी लोगों का। तो हमने पिछली बार चेक किया कि चैप्टर 1 में क्या क्या वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी होता है, विजुअल इंस्पेक्शन कैसे करना रहता है, कितना डिस्टेंस रहता है, 600 mm मैक्सिमम, और डिग्री 30 डिग्री तक आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए। और लाइट इंटेंसिटी आपका ऑफिस लाइट्स के हिसाब से होना चाहिए, उसके बारे में हमने पूरा डेप्थ में बात किया। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 में टोटल है टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में। टोटल 25 चैप्टर है, हम लाइन बाय लाइन फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, टर्म्स एंड डेफिनेशन में ब्रेजिंग हम नहीं करेंगे, ब्रेजिंग हमारा जरूरत नहीं है। वेल्ड जॉइंट, सबसे पहले जॉइंट आता है। तो जॉइंट क्या है, जॉइंट है अ कनेक्शन वेयर द इंडिविजुअल कंपोनेंट सुटेबल प्रिपेयर्ड and assembled are joined by the welding and brazing। दो कंपोनेंट को, दो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसको ज्वाइन करना है या आपको असेंबल बनाना है, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट। वेल्ड क्या बोलते हैं, वेल्ड मतलब द यूनियन ऑफ पीस ऑफ मेटल मेड बाय वेल्डिंग। तो वेल्डिंग से आप दो पीस को ज्वाइन करते हैं, उसके ऊपर मारते हैं, उसको आप पीस को ज्वाइन करके मेटल उसमें ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं वेल्ड। ठीक है, उसको वेल्ड करना है आपको, वो प्रोजेक्ट। वेल्डिंग क्या है, टू डिफरेंट मेटल प्रोसेस, जो यहाँ पे क्लियर लिखा है, वेल्डिंग ऑपरेशन इन विच टू और मोर पार्ट आर यूनाइटेड बाय मींस ऑफ हीटिंग और प्रेशर और बोथ। मतलब दो पार्ट्स को दो पार्ट को आपको कनेक्शन करना है, या तो आप हीटिंग से करें या फिर प्रेशर देके करें, या हीटिंग और प्रेशर दोनों साथ में देके करें, लेकिन दोनों को ज्वाइन करना है बस, उसी को बोलते हैं वेल्डिंग। इन सच अ वे देयर इज अ कम्युनिटी इन नेचर ऑफ मेटल बिटवीन दिस पार्ट। मतलब आपको उसको नेचर के हिसाब से उसको ज्वाइन करना है, उसको बोलते हैं वेल्ड। ठीक है, वेल्डिंग। अभी यहाँ पे कुछ जॉइंट के बारे में डिटेल दिया गया है, ये देखो। जो क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट 2019 में जो एग्जाम लिया उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें मैं बोलता जाएगा। बट जॉइंट में ये क्वेश्चन आएगा आपको कि कितना डिग्री होता है, तो आपको याद रखना है अ कनेक्शन बिटवीन एंड्स और एज और टू पार्ट्स मेकिंग अ एंगल टू वन अनदर 135 to 180 इंक्लूसिंग ऑफ द रीजन ऑफ द जॉइंट। आपको 135 से लेके 180 डिग्री के बीच में आप जो दो मेटल को ज्वाइन करते हैं, दो एज को मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं बट जॉइंट। ये आपको क्वेश्चन आएगा। टी जॉइंट का भी क्वेश्चन आएगा, 90 डिग्री एक दूसरे के अपार्टमेंट में। यहाँ पे मेरे को ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, टी जॉइंट किसको बोलते हैं यहाँ क्लियर है। अ कनेक्शन बिटवीन द एंड और एज ऑफ वन पार्ट एंड फेस ऑफ अनदर पार्ट। एक का एज रहेगा, दूसरे का फेस रहेगा। ठीक है, ये तो नहीं आएगा, मैं बोलेगा जब आएगा, यहां से मैं हाईलाइट करेगा वो क्वेश्चन आपको आएगा। द पार्ट मेकिंग एन एंगल टू वन अनदर मोर फाई अप टू द इंक्लूडिंग 90 डिग्री इन द रीजन ऑफ द जॉइंट, इसको बोलते हैं टी जॉइंट। इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कॉर्नर जॉइंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ ए क्रूशियल फॉर्म जो जॉइंट है उसका क्वेश्चन आने का चांसेस है। उसका क्वेश्चन जनरली 5 पेपर है, उसमें से किसी एक में आ सकता है। ठीक है, कोई भी एक में ये क्वेश्चन आएगा। क्रूशियल जॉइंट किसको बोलते हैं, तो कनेक्शन इन विच द टू फ्लैट प्लेट और टू बार आर वेल्डेड टू अनदर फ्लैट
एंड राइट एंगल टू द सेम एक्सिस। ये आपको गोख डालना है, यही आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी से बनेगा, नीचे ऑप्शन दिया गया रहेगा कि क्रूशियल जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट या फिर टी जॉइंट, ऐसा करके। तो आपको ऐसा लिखा रहेगा कनेक्शन इन विच टू फ्लैट प्लेट्स, ठीक है, और टू फ्लैट प्लेट्स और 2 बार आर वेल्डेड अनदर फ्लैट प्लेट एट अ राइट एंगल एंड ऑन द सेम एक्सिस। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा, आपको याद ही रखना है, कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको उसमें आंसर देना है क्रूशियल फॉर्म जॉइंट, ठीक है। यह क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चारों पेपर में से किसी एक पेपर में आने का चांसेस है। बाकी कॉर्नर जॉइंट आपको पता है कैसे होता है, एज जॉइंट कैसे होता है वो पता है, ये सब प्रैक्टिकल बात है, इसमें ज्यादा हम नहीं गिरते हैं। जहां पे हमको टेक्निकल ज्यादा घुसना है वहां पे हम ज्यादा घुसेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेल्डिंग, बट जॉइंट, फिलेट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, बहुत सारे कॉर्नर जॉइंट, ऐसे डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग रहते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है भाई। कोई बोलता है बट जॉइंट का कभी कभी हमको फिलेट जॉइंट का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे फिलेट जॉइंट का कभी कभी, देखो यहाँ पे तीसरा नंबर का दिखाया है, यहाँ पे टी जॉइंट दिखाया है बीचों बीच में, देख रहे हैं आप, टी जॉइंट। तो टी जॉइंट का जरूरत बहुत जगह पे पड़ता है, और जहां पे आप डेक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डेक आप फैब्रिकेशन करते हैं, वहां पे आपको ये जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, टी जॉइंट। जहां पे आप पाइपिंग के जॉइंट करते हैं और रेगुलर लाइफ में आप प्रेशर वेसल बनाते हैं, वहां पे ज्यादातर बट जॉइंट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में क्लियर कर दिया है, यहाँ पे ज्यादा मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। बट वेल्ड जो है यहाँ पे ऐसा दिखता है, फिलेट वेल्ड है वो यहाँ पे ऐसे दिखते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहता है। तो यहाँ पे जस्ट टाइप ऑफ वेल्ड दिखाया है, ठीक है। पहला वाला है पेनिट्रेशन जॉइंट, दूसरा वाला है टी जॉइंट, तीसरा वाला है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट भी ऐसे आप लगा सकते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग किसको बोलेंगे, देखो ये कहाँ यूज होता है, मैं पहले वो बोल देता हूँ। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जहाँ पे प्लेट का थिकनेस कम होता है वहां पे जनरली यूज होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टी वेल्डिंग का अगर बात करें तो अभी शीट मेटल इंडस्ट्रीज है, जहां पे एकदम पतला फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल हो या फिर प्लेट कार्बन स्टील का फॉइल हो या आपका कॉपर का फॉइल हो, एकदम छोटा, थिकनेस कम है, वहां पे ऑटोजीनियस वेल्डिंग यूज होता है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको वेल्डिंग मारना है, खाली फ्यूज करना है, फिलर उसमें ऐड नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, अ फ्यूजन वेल्ड मेड विदाउट फिलर मेटल। फिलर मेटल आपको यूज नहीं करना है, जस्ट उसको फ्यूज करके आगे निकल जाना है। एग्जांपल के तौर पे 2 प्लेट है, 2 प्लेट को आप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या करना है, आपको जस्ट थोड़ा फ्यूज करके आगे निकल जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्ड। एक क्वेश्चन आएगा एक पेपर में, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं बोलता जाएगा, तो आप ये चीज याद रखिए। ऑटोजीनियस वेल्डिंग वापस में बोल देता हूँ, फ्यूजन वेल्ड मेड विदाउट फिलर मेटल which can be achieved by the thick plasma electrode beam और लेसर बीम वेल्डिंग। जैसे भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिलर उसमें नहीं डालते, उसको बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्ड। तो ऑटोजीनियस वेल्ड ऐसे नहीं आएगा, आपको ऐसा लिखा क्वेश्चन में आएगा, तो फ्यूजन वेल्ड मेड विदाउट फिलर मेटल विच कोल्ड बिलो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑटोजीनियस, मेट्रोजीनियस, स्लॉट वेल्ड, बहुत सारे टाइप के 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई लोग को आपको, हम लोगों को अभी इंडिया में आदत पड़ गया है कि 4 ही ऑप्शन रहता है, ऐसा नहीं है, कभी भी 5 भी ऑप्शन रहता है, कभी 6 भी ऑप्शन रहता है, कभी 4 भी ऑप्शन रहता है, कभी 2 भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना देना वो TWI के ऊपर है, ठीक है। ए कौन लेता है, सी स्विफ्ट, TWI लेता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बोलता हूं, इसके लिए आपको ये चीज याद रखना है। स्लॉट का जनरली नहीं है, इसके लिए ज्यादा हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये जो मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूं, जो अभी पेपर जो अभी हुआ है, उसी के हिसाब से बात कर, लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं तो पेपर देने नहीं गया हूं, मैंने तो 2016 दिसंबर में क्लियर किया था, ठीक है। तो मुझे अभी पता नहीं है, मैं जस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे लोगों को करवाया, फिर हम उसका रिव्यू जानते, कैसा पेपर रहा, क्या क्या पूछा गया था, ये सब बात करते करते एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई जनरली मत लीजिए कि इसने पेपर फोड़ दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई पेपर नहीं है, जस्ट बोल रहा हूँ। पेनिट्रेशन जॉइंट कैसे होते हैं, तो ये जो पहला वाला दिखाया है उसको फुल पेनिट्रेशन जॉइंट कहते हैं, एकदम वेल्डिंग डेप्थ तक जाएगा, एकदम इसका लास्ट एज है वहां तक जाएगा, उसको बोलते हैं फुल पेनिट्रेशन जॉइंट। उसको बोलते हैं CJP जॉइंट भी बोलते हैं, कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन। बहुत सारे लोगों को
AWS जो लोग किया हुआ है, जो लोग AWS D1.1 देखा है, जो लोग AWS D1.1 के ऊपर काम किया है, उसको CJP और PJP ऐसा बहुत नाम आता रहेगा। तो CJP का मतलब है कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, उसको बोलते हैं फुल पेनिट्रेशन। यहाँ पे पहला पहला फिगर दिखाया है फुल पेनिट्रेशन। A weld joint where the weld metal fully penetrates the joint with complete root fusion. In USA, preferred term is completed joint penetration weld in CJP. CJP मतलब ये जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट किसको बोलते हैं, उसको पीजेपी जॉइंट बोलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई पीजेपी किसको बोलते हैं, सीजेपी किसको बोलते हैं। वो 4 पेपर में से एक ही पेपर में आएगा, ठीक है, चारों में नहीं आएगा, कोई एक पेपर में आएगा। 4 से 5 पेपर है पेपर सेट में, उसमें से एक पेपर में कोई में आ सकता है कि पीजेपी क्या है, सीजेपी क्या है। तो आपको वहां पे उसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो आपको ये फुल फॉर्म नाम याद रखना है। सीजेपी का मतलब हुआ कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन वेल्ड एंड पीजेपी का मतलब हुआ पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन वेल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, आप याद रखिए। तो पार्शियल पेनिट्रेशन मतलब डबल भी आप समझ लीजिए, तो उसको भी बोल सकते हैं आप। पार्शियल मतलब थोड़ा ऊपर से वेल्ड करना, पूरा डेप्थ तक नहीं जाएगा, उसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड डिसिमिलर, उसमें से होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखिए। हेट्रोजीनियस डिसिमिलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको याद तो रखना ही है, ठीक है। होमोजीनियस वेल्ड किसको बोलते हैं कि वेल्ड जॉइंट in which the weld metal and parent metal have a no significant difference of mechanical property। एग्जाम्पल के तौर पे 516 ग्रेड 70, उसके साथ दूसरा एक प्लेट फिटअप हो रहा है 516 ग्रेड 70, उसमें आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे 7018। तो आप देखिए उसकी कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी मोस्टली सेम ही है। आप 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच आप उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे तो 516 ग्रेड 70 का भी उतना है। मतलब कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील आप ज्वाइन करेंगे और उसी में आप कार्बन स्टील का ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा वैसा, तो उस वैसे वेल्डिंग को, वैसे जॉइंट को होमोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मतलब हमारा वेल्ड जॉइंट इन विच, देखो वेल्ड जॉइंट in which the weld metal and parent metal have a significant difference in mechanical property and or chemical composition। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक निकल बेस अलॉय है और उसके साथ कनेक्शन हो रहा है कार्बन स्टील का, तो आप उसमें इलेक्ट्रोड कौन सा, एक डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर रिपेयर करना है, रिपेयर वेल्ड ऑफ द कास्ट आयरन आइटम परफॉर्म्ड बाय द निकल बेस्ड इलेक्ट्रोड। तो आप देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक 10 mm का प्लेट है, 10 mm का प्लेट में एक रिपेयर आया, फिर वो रिपेयर अटेंड नहीं हो रहा, फिर आप क्या करेंगे, उसको हाई ग्रेड से मारेंगे ताकि उसमें केमिकल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई हो जाए, उसका स्ट्रेंथ भी कम आ रहा था वो भी, और हार्डनेस भी ना आए, तो निकल बेज आप इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं, अलग टाइप की इलेक्ट्रोड से यूज वेल्डिंग मारना है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। डिसिमिलर आपको पता है, डिसिमिलर वेल्डिंग किसको बोलेंगे कि दो डिफरेंट पी नंबर रहेगा, जैसे कि P1 से वेल्डिंग होगा P3 का, P1 से होगा P4 का, P4 से होगा P8 का, मतलब कार्बन स्टील का वेल्डिंग रहेगा कार्बन स्टील के साथ, और सॉरी कार्बन स्टील का वेल्डिंग रहेगा स्टेनलेस स्टील के साथ, कार्बन स्टील का वेल्डिंग रहेगा स्टेनलेस स्टील के साथ, कार्बन स्टील का वेल्डिंग रहेगा निकल बेस्ड अलॉय के साथ, तो उसी को बोलते हैं डिसिमिलर। तो कार्बन स्टील का वेल्डिंग रहेगा, सॉरी स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग रहेगा निकल बेस्ड अलॉय के साथ, तो उसी को भी डिसिमिलर मेटल बोलते हैं। एक दूसरे के अलग ही है, दोनों एक दूसरे से अलग है, उसी को बोलते हैं डिसिमिलर, ठीक है। डिसिमिलर के बारे में वैसे भी हमारा पहले वाले सेशन में पूरा डेप्थ में हम गए थे, इसके लिए ज्यादा मुझे यहाँ पे समझा, सेक्शन 2 से किया, वहां पे हमने पूरा डेप्थ में गए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, रूट किसको बोलते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वेल्ड फेस किसको बोलते हैं, सबसे ऊपर जो रहता है, सबसे ऊपर हम फाइनल मारते हैं कैपिंग, उसको बोलते हैं वेल्ड फेस। ये फिगर सर आप वापस ज्वाइन हो जाइए तो प्रॉपर तरीके से वापस आवाज आएगी। मुझे लग रहा है कि आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, और आप आवाज शायद तो आनी चाहिए यार, अभी तो प्रॉपर हम नहीं लोग हैं, तो फिर अभी बराबर आवाज आ रही है, हेलो
ओके, अभी थोड़ी देर में आवाज स्टार्ट हो जाएगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, आ रही है। ओके, अभी आप म्यूट कर दीजिए, अभी मैं वापस स्टार्ट करता है। ये जो फिगर है वो हर आप जितनी बार एग्जाम देने बैठेंगे तब आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए ये फिगर को आप अपने जेरोक्स करके चिपका दीजिए एक जगह पे जहाँ पे आप रेगुलर यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है वहां पे आप बार बार निकलते हैं, आपके घर का ऐसा कोई पोजीशन रहेगा वहां पे आप चिपका दीजिए फिगर को, क्योंकि बार बार आपको ये कंफ्यूज ना करे। ये जितनी बार आप लास्ट टाइम भी जाएंगे तब भी आप फिगर वापस देखेंगे, आपको लगेगा ये फिगर में क्या है, इतना सिंपल तो है फिगर दिखाया है, लेकिन इतना क्वेश्चन इसी फिगर के ऊपर पूछ सकते हैं लोग, उसी की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए आप इसको अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर दीजिए। वेल्ड फेस किसको बोलते हैं? सबसे ऊपर का जो फेस है, हम बोलते हैं फाइनल कैपिंग मारते हैं, उसको बोलते हैं वेल्ड फेस। पैरेंट मेटल किसको बोलते हैं? कि हमारा जो बेस मेटल, दो बेस मेटल को वेल्डिंग मारना है, बेस मेटल भी बोलते हैं, पैरेंट मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। वेल्ड जोन किसको बोलते हैं? वेल्ड जोन इज इक्वल टू हीट अफेक्टेड जोन प्लस वेल्ड मेटल, उसको बोलते हैं वेल्ड जोन। वेल्ड जोन मतलब उसमें हीट अफेक्टेड जोन भी आ जाएगा और वेल्ड मेटल जहां पे वेल्डिंग मारना है वो सब भी आ जाएगा, तो सभी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं वेल्ड जोन। पैरेंट मेटल पता है, टॉय, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे टॉय पे होता है। यहाँ पे टॉय जो है वो आप याद रख लीजिए, एकदम धार जो है वेल्ड मेटल एंड पैरेंट मेटल दोनों का धार जहां पे मिक्स होता है, जहां पे डिफ्यूज होता है, उसी को बोलते हैं टॉय बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस पेनेट्रेशन, देखो हम अभी तक जो एएसएमई किए, अभी तक हमने लाइन बाय लाइन एएसएमई किया, वहां पे सब जगह पे आपने देखा होगा रेनफोर्समेंट वर्ड यूज होता था, लेकिन ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे जनरली यूज होता है एक्सेस वेल्ड मेटल, और आपको एक्सेस वेल्ड मेटल रूट का और कैपिंग का, ठीक है, फाइनल का, तो वैसा बोला जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता है रूट प्रिट्रूशन, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमने B31.3 में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा था, वहां पे क्लियर बात हुआ था कि रूट प्रिट्रूशन ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो उसको एक्सेस वेल्ड मेटल ही बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन स्टैंडर्ड में। और हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं वहां पे, यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड में एक्सेस वेल्ड मेटल बोलना है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। आपको किधर भी रेनफोर्समेंट का वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा ये कोड के लिए, तो आप इतना याद रख लीजिए। यहाँ पे एक्सेस वेल्ड मेटल मतलब फाइनल कैपिंग से ज्यादा जो हो जाता है उसको रेनफोर्समेंट, रूट में जब ज्यादा हो जाता है तो उसको एक्सेस वेल्ड मेटल। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है अलग से, आपको ओपन बुक एग्जाम रहेगा, एक ही चीज का ओपन बुक एग्जाम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा, उसी में आपका रहेगा। टोटल 5 टाइप के पेपर रहते हैं, एक आपका जनरल पेपर, एक स्पेसिफिक पेपर, एक मैक्रो पेपर, और एक आपका पाइपिंग, और एक आपका प्लेट का प्रैक्टिकल। पाइपिंग का प्रैक्टिकल, प्लेट का प्रैक्टिकल, मैक्रो का प्रैक्टिकल, ये 3 प्रैक्टिकल हुए, और 2 जो है एक जनरल और स्पेसिफिक, ऐसा करके टोटल 5 क्वेश्चन पेपर है। तो पांचों क्वेश्चन पेपर में आपको 70% लाना है, 70% आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। अभी करंटली लॉकडाउन सिचुएशन में फी कम किया गया है सीस्विप ने, TWI ने। अभी सीस्विप का जो फीस है ये 1.6 लाख इंडियन मनी, ठीक है, 1.6 लाख इंडियन मनी के हिसाब से कर दिया है, और आपको फिर अलग से देना पड़ेगा, वो एक डिफरेंट मैटर है कि 40,000, 25,000, 30,000 वो एक अलग से आपको इंस्टीट्यूट में पे करके आपको करके फिर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस पैनल। फिर फ्यूजन लाइन, फ्यूजन लाइन किसको बोलते हैं? कि जहां पे वेल्ड मेटल और आपका पैरेंट मेटल जहां पे फ्यूज हुआ उसी को फ्यूज लाइन बोलते हैं। टॉय अलग है, फ्यूज लाइन भी अलग है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिक्स मत करिए। टॉय जो है एक दूसरे से मिलता है उसी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्यूज होता है। फ्यूजन लाइन में भी अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कभी नहीं फ्यूज होता है, अभी लेक ऑफ फ्यूजन रह जाता है तो फ्यूजन लाइन थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। तो फ्यूजन लाइन है वो डिफरेंट है, टॉय भी डिफरेंट है। रूट है, सबको पता है रूट के बारे में, पेनिट्रेशन कैसे निकलता है, रूट क्या है, वो सबके लिए नया ही है, इसमें ज्यादा मुझे डेप्थ में जाना नहीं है। वेल्ड मेटल और हीट अफेक्टेड जोन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन, HAZ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और हमारा मोस्टली मेटलर्जी जो है वो हीट अफेक्टेड जोन आयन कार्बन डायग्राम के ऊपर है, और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बट जॉइंट का बात हुआ था, अभी यहाँ पे ये फिलेट जॉइंट है, तो फिलेट जॉइंट में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कैसा होता है। पैरेंट मेटल ऊपर है, वेल्ड जोन है वो क्या है, तो कि वेल्ड जोन है वो वेल्डिंग प्लस उसका हीट अफेक्टेड जोन है, दोनों मिलके जो बनता है उसको वेल्ड जोन बोलते हैं। टॉय सबको पता है, फ्यूजन लाइन पता है, वेल्ड फेस पता है, पैरेंट मेटल पता है, देखिए ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा है हीट अफेक्टेड जोन, वेल्ड मेटल, रूट, फ्यूजन लाइन और एक्सेस वेल्ड मेटल।
तो एक्सेस वेल्ड मेटल भी यहाँ पे गिना जाता है। वो कैसे गिनते हैं वो आगे आएगा तो मैं अभी समझाएगा। अभी वेल्ड प्रिपरेशन, अभी तक हमने ये सब चीज तो देख ली, लेकिन उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। वेल्ड प्रिपरेशन में डिफरेंट टाइप के एंगल रहते हैं। अ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग द कनेक्शन वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट सुटेबली प्रिपेयर्ड एंड असेंबल्ड आर जॉइंड बाय द वेल्डिंग और ब्रेजिंग। वेल्डिंग और ब्रेजिंग से जो ज्वाइन करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट को, उसी टाइम पे आपको ग्रूव कैसा रखना है उसके बारे में नीचे डेप्थ में दिया गया फीचर ऑफ द वेल्ड प्रिपरेशन। ठीक है, एंगल ऑफ बिवेल, बिवेल एंगल कितने टाइप के हैं, तो के वी टाइप है, यू टाइप है और सिंगल बिवेल है और जे टाइप है। उसमें भी डिफरेंट टाइप पड़ते हैं, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, ऐसा करके डिफरेंट टाइप पड़ते हैं। यहाँ पे अभी दिखाया है एंगल ऑफ बिवेल, द एंगल एट विच द एज ऑफ द कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड टू मेकिंग द वेल्ड फॉर MMAW वेल्डिंग। वेल्ड MMA मतलब हमारा जो हम लोग बोलते हैं SMAW वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में बोलते हैं MMA वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो MMA वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील प्लेट का अगर करते हैं तो उसमें वी जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें एंगल रखते हैं 25 से 30 का। ठीक है, यू आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 8 से 12 डिग्री का रखना है। अगर आप सिंगल बिवेल करते हैं तो 40 से 50, में फिगर के साथ समझाएगा, खाली अभी आप इतना समझ लीजिए, 40 से 50 रखना है। और जे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको 10 से 20 डिग्री का रखना है। वो कैसे रखना है, इंक्लूडेड एंगल आएगा तो मैं आपको कराएगा। अभी आगे थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा सबका बात कर ही लेते हैं, तभी इंक्लूडेड एंगल नहीं, आगे फिगर के साथ करते हैं। ठीक है, ये जो है ये सबसे पहला ओपन स्क्वायर बट प्रिपरेशन। ये जो है वो ओपन स्क्वायर बट मतलब ये शीट मेटल इंडस्ट्री में जो पहले ही बात किया, एकदम स्मॉल इंडस्ट्री, तो उसमें ज्यादा ग्रूव बनाने का जरूरत नहीं है। थिकनेस अगर आपका कम है तो आपको ज्यादा ग्रूव बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको फ्यूज करके वेल्ड मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है और वो शीट मेटल इंडस्ट्री में वेरियस बहुत तरीके से यूज होता है। ओपन स्क्वायर बट वेल्ड, दिस प्रिपरेशन इज यूज्ड इन वेल्डिंग इन थिन कंपोनेंट, एकदम पतला कंपोनेंट में उसमें यूज होता है। आइदर फ्रॉम द वन और बोथ साइड, एक साइड भी आप वेल्डिंग मार के कर सकते हैं, दोनों साइड भी वेल्डिंग मारते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से भी कर सकते हैं। वेल्ड गैप इज जीरो, में भी आप जीरो भी रख सकते हैं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी जीरो। ठीक है, ये जीरो। इफ द कंपोनेंट आर कनेक्टेड दिस प्रिपरेशन बिकम अ क्लोज स्क्वायर बट जॉइंट एंड नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ पेनिट्रेशन प्रॉब्लम। आपको लैक ऑफ पेनिट्रेशन प्रॉब्लम ना आए उसके हिसाब से आपको फिटअप करके आगे बढ़ना है। दूसरा है हमारा सिंगल वी जॉइंट, ये आपको ऊपर दिखाया है सिंगल वी जॉइंट। सिंगल वी जॉइंट कैसे होता है, उसमें एंगल ऑफ बिवेल रहता है। तो एंगल ऑफ बिवेल मतलब क्या हुआ, तो कि इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगुलर बिवेल, एंगल ऑफ बिवेल। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ बिवेल इज इक्वल टू 2 एंगल ऑफ बिवेल इंटू 2 इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल हो गया ना, एंगल ऑफ बिवेल जो है वो डबल हो जाता है तो इंक्लूडेड एंगल बन जाता है। यहाँ पे सिंपल बात है। ठीक है, रूट फेस आपको कितना रखना है, वो एज पर WPS आपको रखना है। जनरली लोग 1 से 4 mm तक रखते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है कभी कभी 5 mm भी रखना पड़ता है, तो आपको WPS देखना है। WPS में जो लिखा है वही आपको रूट फेस, रूट गैप वो रखना है। यहाँ पे रूट फेस जनरली लोग 1 से 3 mm रखते हैं, कभी 1.5 mm रखते हैं, कभी रूट गैप रखते भी नहीं है। अगर एकदम पतला कंपोनेंट है तो आपके हिसाब से WPS के हिसाब से रूट फेस रखना है। और रूट गैप भी 1 से लेके 4 mm तक रहता है, वो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने WPS के हिसाब से आपको रखना है। सिंगल बिवेल प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया, उसमें सिंगल बिवेल प्रिपरेशन में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। वी प्रिपरेशन इज one of the most common preparation used in welding, one of the most common preparation। ऐसा क्यों लिखा, तो कि सबको पता है, जो लोग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग जनरली सिंगल बिवेल का ही मोस्टली यूज करते हैं। अगर थिकनेस ज्यादा जाता है, 20 mm से ज्यादा, 50 mm, 60 mm तक जाता है, तब हम डबल भी यूज करते हैं। लेकिन जनरली थिकनेस कम रहता है, 25-30 mm तक भी जनरली लोग सिंगल बिवेल यूज कर लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक देखा तो 20 mm तक हम लोग जनरली बिवेल यूज करते हैं सिंगल। और ये इसका पूरा डेप्थ में कहा दिया है, ASME B31.3 में हमने फिगर के साथ किया था
कि कितना थिकनेस में कैसा एंगल रखना चाहिए, वो वहां रिकमेंडेशन किया है। ठीक है, वहां पे भी कंपलसरी नहीं लिखा, रिकमेंडेशन किया। आगे बढ़ते हैं। तो वी प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन एंड यूज्ड इन वेल्डिंग। सबसे ज्यादा यूज होता है ये वेल्डिंग में सिंगल वी वेल का। ठीक है, इट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द फ्लेम एंड प्लाज्मा कटिंग चीप एंड फास्ट। ये आपको प्लाज्मा कटिंग से भी बना सकते हैं और फ्लैम कटिंग से भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा अच्छा गैस कटर, जब गैस कटर का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको ऐसा नहीं बोलते ये प्लेट को काटो, तुम कैसा काटते हो हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग उसको बोलते हैं इसको 35 डिग्री में ये साइड को काट और दूसरे प्लेट को भी 35 डिग्री में काट, और दोनों का एंगल जो है वो कितना शार्प है, हमको ग्राइंडिंग कितना मारने का जरूरत है, कितना एकदम फास्ट तरीके से अच्छी तरह से किया भी बनाया है, तो उसी के हिसाब से गैस कटर को हम लोग जनरली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेरा कहने का मतलब ये की है कि फ्लेम कटिंग से भी वी बनता है, प्लाज्मा कटिंग से भी बनता है, फिर उसको जस्ट उसका जो ऑक्सीडेशन हुआ है, अदरवाइज जो पपड़ी बना है वो आयन ऑक्साइड बना है, फेरस ऑक्साइड बना है, उसको थोड़ा सा रिमूव करके आप स्मॉल ग्राइंडिंग मार के तुरंत फिटअप कर सकते हैं। ऐसा होता है वो फ्लैम और प्लाज्मा कटिंग। जिसने नहीं देखा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने जनरली इसमें काम किया है उसको ज्यादातर आइडिया आ जाएगा। फॉर थिकर प्लेट ऑफ डबल वी प्रिपरेशन इज प्रिफर्ड, मतलब जो जिसका थिकनेस ज्यादा होता है उसमें डबल वी प्रिपरेशन यूज होता है। मैं आपको अभी जस्ट इससे पहले ही बोला था। ठीक है, सिंस इट इज रिक्वायर्ड लेसर फिलर मटेरियल कंप्लीट द जॉइंट ऑफ रेसिड्यू ट्रेस एंड बैलेंस्ड ऑफ द बोथ साइड ऑफ द जॉइंट रिजल्टिंग लोअर एंगुलर डिस्टोर्शन। एक क्वेश्चन आएगा आपको, जब आप सीस्विप का एग्जाम देंगे तब आपको लोअर एंगुलर डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो नीचे ऑप्शन दिया है, बीवेल एंगल चेंज करना चाहिए, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग मारना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा वेल्डिंग छोड़ के वेल्डिंग मारना चाहिए, या फिर आपको रुक के वेल्डिंग मारना चाहिए। ऐसा करके ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव आएगा, तो आपको अपने हिसाब से ऑल ऑफ द अबव भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से सब लोग यूज होता है। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है, थिकर प्लेट में डबल वी क्यों यूज होता है। थिकर प्लेट में डबल वी इसके लिए यूज होता है क्योंकि हमको डिस्टोर्शन ना बढ़ जाए। सिंगल वी अगर ज्यादा मोटा प्लेट है, 80 mm थिकनेस है, चलो 50 mm थिकनेस ही लेते हैं, 50 mm थिकनेस में आप सिंगल वी मारेंगे तो क्या होगा, प्लेट एक साइड, जिस साइड वेल्डिंग मार रहे हैं वो साइड पे प्लेट ऊपर चढ़ जाएगा, वो प्लेट जो खींच जाएगा और डिस्टोर्शन आ जाएगा। डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग मोटे प्लेट को जनरली डबल वी वेल्डिंग मारते हैं, ताकि थोड़ा दूसरी साइड ऐसा वेल्डिंग मारेंगे तो डिस्टोर्शन आने का, एंगुलर डिस्टोर्शन आने का चांस बहुत कम है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, लोअर एंगुलर डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ये भी एक रीजन है कि हम डबल वी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डबल वी का फिगर दिखाया है, डबल वी का फिगर में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैन बी सेम इन बोथ साइड। देखो इसमें बोथ साइड सिमेट्रिकल हम उसका जो प्रिपरेशन हो है बनाएंगे, और कैन बी डीपर एंड साइड कंपेयर टू ऑपोजिट एसिमेट्रिक डबल वी प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे अभी मैं जस्ट फिगर दिखा रहा हूं, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर में देखिए एक सेम है, ऊपर जितना किया है उतना ही नीचे किया है, उसको बोलते हैं डबल वी प्रिपरेशन। ठीक है, डबल वी प्रिपरेशन बनाने में ये सिमेट्रिकल भी रखता है, मतलब एक आईना रखेंगे तो एक ही चीज दूसरा कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, वैसा ही सेम ऊपर भी है वैसा ही नीचे है। ठीक है, वैसा ही सेम आप डबल वी बनाना है। Unusually in this situation depth of कभी कभी क्या होता है, distributed at 2/2 of the thickness of the plate first side and 1/3 of the back side। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो एक साइड 2/3 रखना है, एक साइड 1/3 रखना है, वैसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, the symmetric preparation allowed the balance welding sequence and root backgauging giving the lower angular distortion। अगर हम एक जैसा दोनों साइड, ऊपर भी जितना भी बनाया उतना ही नीचे थिकनेस में भी बनाएंगे, दोनों थिकनेस सेम रहेगा, 50-50 रहेगा, तो आपको एंगुलर डिस्टोर्शन आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है। और बैकचिप आप भी इजीली कर सकते हैं, इजीली आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर विस्टल whilst the single weave preparation allowed the during the welding from one side and double weave preparation required access in both side। ठीक है, डबल वी के लिए both side और सिंगल वी के लिए एक साइड में, मतलब आप यहाँ पे एक टाइप का बैक गाउजिंग भी
लगाना पड़ेगा सिंगल वी में, डबल वी में, तो और उसके हिसाब से ग्राइंडिंग करके आप फिर वापस वेल्डिंग मार सकते हैं। सिंगल यू जॉइंट यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे थोड़ा नया है, आप चीज याद रखिए, यहाँ पे लैंड दिया गया है, कभी कभी कोई लैंड 6 mm रखता है, कभी कभी कोई 5 mm रखता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो एंगल है वो बनाने के बाद थोड़ा प्लेट को ऐसे ही जनरली रूट फेस जैसा ही रखा जाता है। रूट फेस तो जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसको लैंड ही बोलते हैं, तो आपको लैंड ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कोई लैंड 5 mm रखता है, कोई 6 mm रखता है, कोई 7 mm रखता है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जनरली लोग 4 mm 5 mm तक ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। और जो थिनर प्लेट है, मोटा प्लेट है, जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, 50-60 mm से भी ज्यादा है, तो वो प्लेट में आप सिंगल यू कर सकते हैं। जिसका और ज्यादा है, 150 mm 100 mm से भी ऊपर है, उसमें आप डबल वी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड आपको लैंड रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल वी में यूजली दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन डज नॉट रिक्वायर द लैंड एक्सेप्ट द एल्यूमिनियम वेल्डिंग। एल्यूमिनियम वेल्डिंग में आपको लैंड कंपलसरी रखना है, लेकिन आपको बाकी डबल यू जो ज्वाइंट करते हैं उसमें लैंड जो है वो रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, वो रखने का जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये इसको बोलते हैं लैंड, ठीक है, दोनों प्लेट का, ठीक है। तो इसको रखने का जनरली जरूरत नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम अलॉय का वेल्डिंग मारते हैं उसमें आपको कंपलसरी लैंड रखना जरूरी है। और यहाँ पे एंगल, विड्थ, लेंथ, सब चीज का यहाँ पे क्लियर कट दिखाया है। उसको बोलते हैं रूट रेडियस, इसको बोलते हैं रूट रेडियस मतलब वहां पे, और अनगुलर बीवेल, अनगुलर एंगल, सॉरी एंगल ऑफ बीवेल, इसको एंगल ऑफ बीवेल कहेंगे, और एंगल ऑफ बीवेल का डबल हो जाएगा तो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रूट फेस, इसको बोलते हैं रूट फेस। और लैंड है यहाँ पे, एक चीज नया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल देखो यहाँ पे सिंगल वी प्रिपरेशन विथ बैकिंग स्ट्रिप, यहाँ पे बैकिंग स्ट्रिप लगाया है, और कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ता है। बैकिंग स्ट्रिप का मैं भी यूज किया है, एक स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग था 304H का, उसमें हमने कॉपर स्ट्रिप लगाया था, क्योंकि वेल्डिंग दूसरी साइड ना चिपक जाए। उसके नीचे भी और एक मेटल था, तो कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है। बैकिंग स्ट्रिप का पूरा डेप्थ में कहा दिया है, ASME सेक्शन 2C SFA 30 ऐसा करके है, SFA 5.30 में स्ट्रिप कैसे लगाना है, कैसे उसका डायमेंशन, लेंथ, विड्थ क्या रखना चाहिए, वो सब चीज के बारे में डेप्थ में वहां में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे सिंगल बीवेल प्रिपरेशन कैसा होता है, यहाँ पे देखो डबल वी हमने देखा, सिंगल बीवेल में भी एक प्लेट ऐसा ही रहता है एकदम सीधा, और दूसरी साइड वी बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल बीवेल प्रिपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे डबल बीवेल प्रिपरेशन हो तो मतलब डबल वी जॉइंट हम बोल रहे थे, अभी यहाँ पे डबल बीवेल प्रिपरेशन, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऐसा भी आप वेल्डिंग मार सकते हैं। थिकनेस कम है तब भी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने WPS के हिसाब से आपको जनरली बनाना चाहिए ग्रूव एंगल, ठीक है। और ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग में जो दिया है उसी के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ बट वेल्ड, साइज ऑफ बट वेल्ड देखो यहाँ पे डिजाइन थ्रॉट थिकनेस लिखा है। एक्चुअली इसमें थ्रॉट थिकनेस नहीं होता है, यहाँ पे तो जनरली थिकनेस जितना रहता है उतने वेल्डिंग मारते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें एक्सेस वेल्ड मेटल की वजह से एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। डिजाइन में दिया है कि आपको यहाँ पे प्लेट का 50 mm है, तो आपको डिजाइन में एज पर कोड 50 + 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब कितना हो गया 54। लेकिन एक्चुअल आप ज्यादा चले जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कोड के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। पार्शियल पेनिट्रेशन बट जॉइंट कैसा होता है, उसमें आप डिजाइन थ्रॉट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वेल्ड मेटल में कैसा करेंगे, ये सब चीज के बारे में डेप्थ में डिटेल दिया है। अगर आप फर्स्ट ग्राइंडिंग कर देंगे तब आपको यहाँ पे एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू डिजाइन थ्रॉट थिकनेस आपका आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी क्लियर नहीं समझ में आएगा, फिर जब जॉइंट आएगा तब आपको ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिजाइन थ्रॉट थिकनेस, ये जो जॉइंट में दिखा रहा हूँ रन पाइप के बारे में, एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू मैक्सिमम थिकनेस ऑफ थ्रॉट ऑफ जॉइंट। मतलब यहाँ पे आपका 2 डिसिमिलर थिकनेस है, वहां पे आपको वेल्डिंग कैसे मारना है। तो देखो बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा इसमें हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग है ना ऐसे वेल्डिंग मारते हैं, ये गुड वेल्डिंग है, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग है ना क्या करते हैं, यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा ऐसा मार के ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए। ऑल टाइम आपको यहाँ से वेल्डिंग, यहाँ ऑल टाइम आपको
यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते करते ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। ये एक थोड़ा फंडा अच्छा है, ये आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोग में देखा है कि ऐसा डिसिमिलर होता है, तो यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये गलत गलत आपका वो है। आपको जनरली क्या करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे छोटे वाले थिकनेस से लेके हाई थिकनेस तक वेल्डिंग जाना चाहिए, तो वो गुड है, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। कोड में ऐसा किधर भी नहीं दिखा है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी रन किसको बोलते हैं, रन पास किसको बोलते हैं। ये जो है सिंगल रन है, एक ही रन में आपको एक क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे सिंगल रन वेल्डिंग हुआ है, यहाँ पे मल्टी रन वेल्डिंग हुआ है। कभी आपने देखा होगा 13 mm से बिलो और एक ही पास में वेल्डिंग मारता है तो वेल्डर 2T तक ही क्वालिफाई होता है और सेक्शन 9 के हिसाब से। और मल्टी रन मारता है, मल्टी रन मतलब इतना ही प्लेट का थिकनेस हो, लेकिन उसमें मल्टी रन मारता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर ऐसा करके लेयर बाय लेयर वेल्डिंग मारता है, तो मैक्सिमम तक क्वालिफाई होता है। वो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, आपको यही पता नहीं है सिंगल लेयर किसको बोलेंगे, मल्टी लेयर किसको बोलेंगे, तो वो हमारा सेक्शन 9 का जो फंडा है वो हमको कैसे क्लियर होगा। तो इसी की वजह से आपको याद रखना है, सिंगल लेयर मतलब एक 10 mm प्लेट है, 10 mm प्लेट में एक इलेक्ट्रोड लिया, फिर एक ही जगह पे वेल्डिंग मारा और एक ही जगह पे पूरा भर दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड दिया, दूसरे आगे थोड़ा मारा, फिर भर दिए, तो वैसे वेल्डिंग को बोलते हैं सिंगल रन वेल्डिंग। मल्टी रन वेल्डिंग किसको, रूट पूरा प्लेट जो जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके एंड तक पूरा रूट मारा, फिर उसके ऊपर हॉट पास मारा, फिर हॉट पास के बाद तीसरा लेयर हमारा फिलअप मारा, फिलअप में भी मल्टी एक फेस के साथ दूसरे फेस के साथ, आगे बीच में जगह है तो तीसरा फेस के साथ, तो ऐसा करके मारा, तो उसी को बोलते हैं मल्टी रन वेल्डिंग। और आप एक ही जगह पे वेल्डिंग फुल भर देंगे तो उसको बोलते हैं मल्टी रन सिंगल रन, ठीक है। ये सब डिफरेंट है, आपको याद रखना है। एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस किसको बोलते हैं, अभी यहाँ पे फिलेट की बात आई, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड किसको बोलते हैं, अ फ्यूजन वेल्ड अदर देन बट वेल्ड, एज ऑफ फ्यूजन स्पॉट वेल्ड, फ्यूजन स्पॉट वेल्ड विच आर अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो वेल्डिंग मारते हैं उसी को बोलते हैं फिलेट वेल्ड, तो इसी को बोलते हैं फिलेट वेल्ड। यहाँ पे दिखाया लेग लेंथ, तो आपको ये याद ही रखना है, इसको लेग लेंथ ही बोलते हैं, आप उसको दूसरा कुछ चीज नाम से नहीं पुकार सकते, ठीक है। इसको लेग लेंथ ही बोलना है। और आपको याद रखना है, ऑल टाइम डिजाइन जो है, ड्राइंग है, उसको लेग लेंथ के हिसाब से ही दिया जाता है। लेग लेंथ है डिजाइन में ऐसे ही बोला, सॉरी थ्रॉट के हिसाब से दिया जाता है। एक्चुअल थ्रॉट जो डिजाइन थ्रॉट है वो 50 mm है, ऐसा करके आपको बोल दिया जाएगा, तो आपको लेग लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रुपेश भाई समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सिंपल चैप्टर है इसके लिए आपको थोड़ा इजी तरीके से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी जनरली जब आप हमारा डेप्थ में जाने का रहेगा तब मैं और थोड़ा डेप्थ में जाएगा। हमारा दूसरा नंबर का चैप्टर है एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस। एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस दिखाया, देख रहे हैं, एक मिनट में हाईलाइट करता हूँ। हाँ, ये जो है वो एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस मतलब कितना वेल्डिंग पेनिट्रेशन भी कितना ज्यादा आ गया और हमारा ऊपर रेनफोर्समेंट भी सॉरी एक्सेस मेटल भी चढ़ गया, तो वो पूरा है, उसको एक्चुअल बोलते हैं। डिजाइन किसको बोलते हैं, उसके नीचे जहां तक रूट जाना चाहिए था वहां से लेके आपको पेनिट्रेशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा अंदर रहेंगे, तो वो रहता है डिजाइन थ्रॉट थिकनेस। तो हम लोग को जनरली ड्राइंग में डिजाइन थ्रॉट थिकनेस ही दिया जाता है, उसके हिसाब से हमको लेग लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। लेग लेंथ को जेड बोलेंगे यहाँ पे और एक्चुअल थ्रॉट को ये बोलेंगे। तो हमारा 3 टाइप का फिलेट रहता है, शेप ऑफ फिलेट 3 टाइप के हैं, मैट्रिक फिलेट, कन्वेक्स फिलेट और कनकेव फिलेट, ठीक है। यहाँ पे नीचे कनकेव दिखाया, देख रहे, मैट्रिक्स फिलेट है, मैट्रिक फिलेट है, वो एकदम सीधा यहाँ पे दिखाया है, तो उसी के हिसाब से हमको मेजर करना है और उसका फॉर्मूला आपको यही याद रखना है और कोई याद नहीं रखा, और 2 ही फॉर्मूला याद रखा। आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए कि आपको ए दिया गया है तो z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 0.707, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पास होना है, आपका वैल्यू जो है थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाएगा और वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा 41, तो आपको 41.5 भी दिया रहेगा, 42 भी दिया रहेगा, 40 भी दिया रहेगा। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको अलग वैल्यू आने का चांसेस है, इसके लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, उसमें 0.0 भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0.7
7 इंटू जेड। अगर जेड दिया है, लेग लेंथ दिया है, तो लेग लेंथ इज इक्वल टू 1.41 इंटू ए। आपको 1.4128 ऐसा नहीं करना है, आपको 1.41 ही लेना है। आप 1.412 लेंगे क्योंकि बहुत सारे थ्योरी अलग अलग है, कभी कभी थ्योरी कुछ थ्योरी में अलग दिया है, कुछ थ्योरी में अलग दिया है। लेकिन आप सीस्विप का एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। यही अगर ये दिया है तो आपको जेड फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ए फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको एक ही फॉर्मूला याद है कि भाई ए इज इक्वल टू 707 इंटू जेड, तो आपको लेग लेंथ आपको फाइंड करना है। तो लेग लेंथ जेड इज इक्वल टू ये आपको पता है तो वहां रख दिया और डिवाइड बाय 0.707 कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए तो नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा, आपका आंसर गलत होने का चांसेस है। तो आपको मैं देखो, आप ऑन जॉब पे जो भी करिए, ऑन जॉब पे आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको यही याद रखना है। और इसी के हिसाब से सभी पेपर में दो दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आपको सिंपल चीज है कि आपको थ्रॉट थिकनेस दे दिया जाएगा और आपको जेड फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और आपको जेड दे दिया जाएगा तो आपको थ्रॉट थिकनेस फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, मैट्रिक फिलेट एकदम फ्लैट रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला के हिसाब से कनकेव फिलेट, तो कनकेव फिलेट जो है वो थ्रॉट थिकनेस बिगर और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक्सेस वेल्ड मेटल चढ़ जाएगा उसको और थोड़ा राउंड शेप में रह जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कन्वेक्स फिलेट। ठीक है, कनकेव फिलेट का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा मैं बोलता हूं, ये जो पूरा लाइन है वो पूरा मैं हाईलाइट किया, वो क्वेश्चन आएगा। अब आप रटना है तो रट डालिए, गोखना है तो गोख डालिए, जो भी करना है आपको उसमें आंसर देना है कनकेव। और इसी के इसके ये जो है मैं हाईलाइट किया है, सभी क्वेश्चन में, सभी के पेपर में दो दो क्वेश्चन इसके आएंगे। ये एक ही लाइन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फटिक फॉर्मूला, फटिक फिनोमिना के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइक्लिक लिखा दिया जाएगा, फटिक का आंसर आपको साइक्लिक के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप कन्वेक्स याद रखिए, जहां पे साइक्लिक लोड लगता है, जहां पे फटिक फिनोमिना यूज होता है, जहां पे फेलर, मेजर फेलर का चांसेस होता है, तो वहां पे ऐसा वेल्डिंग भी मारा जाता है। मैं आपको एक बार पूरा का पूरा पढ़ के समझाता हूं। कनकेव फिलेट वेल्ड, ठीक है, यहाँ पे फिगर इसका नीचे है। अब फिलेट वेल्ड इन विच द वेल्ड फेस इज कनकेव, जो आपने यहाँ पे फिगर में दिखाया वैसे आपका वो रहेगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द लेग लेंथ and a design throat thickness specified for the mitri fillet weld is not valid of this type of weld। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया a is equal to 0.707 into z, तो वो फंडा यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगा, mitri fillet के लिए ही वो रहेगा। ठीक है, यहाँ के लिए ये सब फंडा नहीं चलेगा, यहाँ यही बोलना चाहता है। Also the design throat thickness is equal to the actual throat thickness। यहाँ पे डिजाइन थ्रॉट थिकनेस वही आपका एक्चुअल थ्रॉट थिकनेस रहेगा। आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन थ्रॉट थिकनेस यहाँ पे दिया है, थ्रॉट थिकनेस वो फिगर में वही आपका एक्चुअल बन रहा है। ड्यू टू द स्मूथ ब्लेंडिंग, जो ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ड्यू टू स्मूथ ब्लेंडिंग, यहाँ स्मूथ की जगह दूसरा वर्ड चेंज कर देंगे। तो आपको ये जो मैं हाईलाइट किया वो याद ही रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सोचेंगे कि मैं बाद में समझ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा रटी डालना है। ड्यू टू स्मूथ ब्लेंडिंग between the weld face and surrounding parent metal, the trace concentration effect of the toy and weld is reduced compared to the previous type। अभी मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। जब यहाँ पे स्मूथ ब्लेंडिंग होता है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगता है, तो ये जो सबसे ऊपर का जो ऊपर दार है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो मैं हाईलाइट किया ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ डिजाइन थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू, सॉरी, ड्यू टू अ स्मूथ ब्लेंडिंग बिटवीन द वेल्ड फेस एंड सराउंडिंग parent material, the trace concentration effect on the toy weld and reduce the compare with the previous type। यहाँ पे आपका इफेक्ट होगा, किसका इफेक्ट होगा, स्मूथ ब्लेंडिंग की वजह से आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे होने का चांसेस है। दिस वाई अभी निकाल देता हूं इसको। दिस
This is why this type of highly desired in case of application subjected cyclic load and fatigue phenomena might be major cause of failure. तो उसी की वजह से मेजर चांसेस रहता है फेलर होने का। जहां पे साइक्लिक लोड लगता है, जहां पे फटिक लोड लगता है, वहां पे सबसे ज्यादा इसी की वजह से फेल होने का चांसेस रहता है। क्यों फेलियर? इसके लिए डिजायरेबल नहीं है, ये इच्छित नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं मानना है। लेकिन कभी आपने देखा होगा 2G पोजीशन में असिमेट्रिक फिलेट वेल्ड बन जाता है। 2G पोजीशन में वेल्डिंग थोड़ा नीचे झुक जाता है, वेल्डिंग थोड़ा फ्लो नीचे हो जाता है, उसकी हीट की वजह से भी, जो आप समझो, या जो भी है वेल्डिंग की गलती की वजह से थोड़ा वेल्डिंग नीचे साइड में ज्यादा हो जाता है। देखो दोनों में हमने ऊपर देखा, दोनों में एकदम सेम का, ऊपर 5 mm तो नीचे भी हम 5 mm मारते थे। वेल्डर प्रॉपर तरीके से वीविंग करता है तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक साइड थोड़ा वेल्डिंग ज्यादा निकल गया तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक फिलेट वेल्डिंग। इसका क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएंगे, ज्यादातर आपको यही याद रखना है, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इसको आपको कंपलसरी याद ही रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको जैसे भी याद रखना है उसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, डेप्थ पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड। डेप्थ पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड में देखिए यहाँ पे ज्यादातर डेप्थ में एस जो है वो ज्यादातर डेप्थ में आप घुस चुके हैं और उसी की वजह से आपको क्रैक भी आने का ज्यादातर चांसेस रहता है। अगर आप ज्यादातर डेप्थ में जाएंगे तो आपको कौन सा क्रैक आएगा? सेंटर लाइन क्रैक भी आने का चांसेस है, क्योंकि वेल्ड डिपोजिशन बढ़ जाता है, वेट एंड डेप्थ रेशियो बढ़ जाता है, तो वो भी एक रीजन है। कंपाउंड ऑफ बट वेल्ड फिलेट वेल्ड, कंपाउंड ऑफ बट वेल्ड फिलेट वेल्ड, कंपाउंड ऑफ बट एंड फिलेट वेल्ड, ठीक है। उसमें आप बट वेल्ड भी बोल सकते हैं, फिलेट वेल्ड, दोनों कंपाउंड है, इसमें दोनों साथ में है, इसके लिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। डबल बी वेल्ड, कंपाउंड वेल्ड, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों साइड वेल्डिंग। फिलेट एक ही साइड था, एक साइड हम नहीं मारते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड आपको वेल्डिंग मार के दोनों का आपको पेनिट्रेशन एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे स्लिक फंसने का चांसेस बहुत कम है। और दोनों में वी बना के भी आप वेल्डिंग मार सकते हैं, थोड़ा हाइट रख के भी वेल्डिंग मार सकते हैं। और ये जनरली कहाँ यूज होता है? डेक, जो इसने वेल्डिंग किया है, डेक वेल्डिंग जहाँ पे होता है वहां पे ज्यादातर ये बीवेल यूज होता है। वेल्डिंग पोजिशन, वेल्डिंग पोजीशन, यहाँ पे भी आपको ज्यादातर क्वेश्चन का चांसेस नहीं है, लेकिन वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बात हुआ ही है तो हम यहाँ पे एक रूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे के हिसाब से क्या है? 1G 2G 4G 5G 6G ऐसा करके है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। PA PB PC PA PG PA PF और PEPD ऐसा करके है, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। फ्लैट पोजीशन को PA बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को PB बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिसमें फिलेट होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को PB, हॉरिजॉन्टल को PC, वर्टिकल को P, वर्टिकल अप को PF, वर्टिकल डाउन को PG, ओवरहेड को PE और हॉरिजॉन्टल ओवरहेड को PD। कैसे याद रखना है मैं आपको समझाता हूँ। आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है। एक रूम के अंदर आपका पैर जहां पे है, आपका पैर वहां पे आपको बट जॉइंट वेल्डिंग मारना है तो उसको बोलते हैं PA जॉइंट। समझ में आ गया? आप एक जगह पे बैठ जाइए एक रूम के अंदर, रूम के अंदर आपका जहां पे पैर पड़ता है, चेयर पे बैठे हैं या फिर आप खटिया पे बैठे हैं, जिस पे भी बैठे हैं, आपका जहां पे पैर पड़ता है नीचे आपको बट जॉइंट वेल्डिंग 2 प्लेट को फिट अप करके वेल्डिंग मारना है तो नीचे झुक के आप वेल्डिंग मारेंगे, उसको बोलते हैं PA पोजीशन, ठीक है। आप नजर दिलाएंगे तो वो जो आपका पैर जहां पे है वो आगे जाके एक सडनली एक वर्टिकल वॉल हो जाएगा, तो वो दोनों मिलता है, आपका पैर जहां पे है उसको वेल्डिंग मारेंगे, उसको PA बोलते हैं। फिर आपका पैर का जो आपका फ्लोर है वो फ्लोर आगे जाके कोई एक वहां से वॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे वो जो फिलेट मारना है वो वॉल और आपका जो नीचे का वो था वहां पे वेल्डिंग मारेंगे तो उसको बोलते हैं PB, ठीक है। PC किसको बोलेंगे? आपका नजर सामने देखिए, आपका वॉल, आप वॉल तक पहुंच गए, फिर आपको वॉल जो है उसके एकदम से आपके आंखों के सामने जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मारना है उसको बोलते हैं PC, ठीक है। फिर आप ऊपर नजर दौड़ाइए, वो जो वॉल है वो ऊपर सीलिंग के साथ टच होता है तो वो वॉल, वर्टिकल वॉल और सीलिंग, वो दोनों जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं PD, ठीक है। फिर ये जो वॉल हो गया। अब फिर ओवरहेड, आपका फैन जहां पे है, आपका माथा ऊपर करके जो देख के वेल्डिंग मारना है आपका माथे के ऊपर, उसको बोलते हैं PD आ गया ना, फिर PE आएगा, ठीक है। फिर वर्टिकल अप
उसको बोलते हैं पीएफ वर्टिकल, वर्टिकल अप को पीएफ, वर्टिकल डाउन को पीजी। एकदम सिंपल है। आपका पेयर जो है वहां पे पीए, आपका जो वो पेयर और वर्टिकल जहां पे लाइन वर्टिकल वॉल होता है स्टार्ट, उसको पीबी। फिर आप एकदम आपके आंखों के सामने जो मारेंगे वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल में वो पीसी। फिर आप वो जो वॉल खत्म हो गया, ऊपर सीलिंग रूफ पे टच हुआ, वो फिलेट पड़ता है वहां पे पीडी। फिर ओवरहेड आपका फैन जहां पे है उसको पी, फिर उसको वर्टिकल अप है उसको पीएफ और वर्टिकल डाउन उसको पीजी। हम लोग इसको क्या बोलते हैं 1G 2G 3G 4G 5G 6G ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। यूरोपियन स्टैंडर्ड में आपको इसके हिसाब से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पीए, पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीएफ, यहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन दिया है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और कैसे आपको याद रखना है उसके बारे में मैं आपको समझाया। अभी दूसरी बात, यहाँ पे फ्लेट कितना ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा। आपका पैर जो आपने 1G मारा, मतलब सॉरी पीए मारा, पीए पोजीशन में वेल्डिंग मारा, आप थोड़ी देर के लिए एग्जाम देना है तो थोड़ी देर के लिए 1G 2G 3G 4G 5G थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप पीए, पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीए, पीएजी ऐसा करके याद रखिए, ठीक है। 1G पोजीशन पीए है, उसमें 5 डिग्री अप रहेगा, 5 डिग्री डाउन रहेगा तो भी चलेगा, तो उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको फ्लैट पोजीशन बोलेंगे। फिर रोटेशन पोजीशन 10 डिग्री रहेगा तब भी चलेगा। ये इसके बारे में मैं कहाँ समझाया है, सेक्शन 2C में ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे वीविंग जो है वो डिफरेंट कोड में डिफरेंट दिया है। तो मैं आपको जनरल बोलता हूँ, जनरल मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि भाई CS कार्बन स्टील है, उसका जो इलेक्ट्रोड है उसका 3 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया या 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया आपका वीविंग रहता है, और फिलर है तो 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड फिलर डाया रहता है। अगर स्टेनलेस स्टील का बात है तो वो 3 टाइम्स ऑफ उसका डाया रहता है। उसके हिसाब से वीविंग अपने हिसाब से करते हैं। वीविंग मतलब इलेक्ट्रोड को कितना ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाना, उसको बोलते हैं वीविंग। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे इस सेशन को क्लोज करता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हुआ। जनरली इसमें एकदम सिंपल था, इसके लिए मैंने ज्यादातर उसमें खींचा नहीं, ज्यादातर डेप्थ में नहीं गया। और आगे के सेशन तीसरा नंबर का सेशन है, तीसरा नंबर का चैप्टर है, वो एकदम डेप्थ में जाएंगे और बहुत लंबा है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में है। और हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में जनरली मैंने ASME में पूरा समझाया है, लेकिन अगर आप C-SWIP का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, कितना चीज आपको याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन कहाँ पे आने का चांसेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते करते आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।